बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जेम्स हिल्टन के नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 9 पर बात करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 8 में हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस किया था। उनमें से एक था डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस एंड हर न्यूली बॉर्न बेबी, और दूसरे नंबर पे था अप्रैल फुलरी दैट मिस्टर चिप्स फेस्ड ऑन 1 अप्रैल 1898। यानी ये दो टॉपिक्स हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस कर चुके हैं, और आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 9 में हम कहानी का जो हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं उसको हम 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से एक होगी इफेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन मिस्टर चिप्स, दूसरे नंबर पे होगी मिस्टर चिप्स व्यूज़ अबाउट द बोअर्स, और आखिरी नंबर पे हम पढ़ेंगे मिस्टर चिप्स मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज। तो ये वो 3 टॉपिक्स हैं जिनको हम चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले नंबर पे आप देखें इफेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन मिस्टर चिप्स। अब ये जो कैथरीन की मौत थी उसके साथ साथ उसका जो न्यूली बॉर्न बेबी था, मिस्टर चिप्स का जो बेटा था, उसकी जो मौत थी, ये मिस्टर चिप्स के लिए यकीनन इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सानेहा था, सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। और ये एक ऐसा हादसा था जो इसके साथ हुआ कि उसके असरात से ये पूरी ज़िंदगी निकल नहीं सका। जब इसकी कैथरीन के साथ शादी हुई थी तब भी इसकी शख्सियत के अंदर, इसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई थी और बड़ी पॉजिटिव चेंजेस थी। और अब जब कैथरीन की डेथ हुई शादी के सिर्फ 2 सालों के बाद, तो इस वाक़े ने भी, इस हादसे ने भी मिस्टर चिप्स को बिल्कुल बदल के रख दिया, इसको बिल्कुल तोड़ के रख दिया। ये इसकी ज़िंदगी के साथ जो एक लगन, एक मोहब्बत, एक जोशो खरोश था, वो एकदम ख़त्म हो गया। यानी इसके जो असरात थे वो भी बहुत ज़्यादा मिस्टर चिप्स की शख्सियत के ऊपर देखने में आए। तो जब ये शादीशुदा था, यानी कैथरीन जिंदा थी, तो स्कूल के अंदर जो शादीशुदा टीचर्स की जो रेजिडेंसीज हैं, बड़ी कॉमोडियस किस्म के कुशादा वो घर बने हुए थे। उनमें से एक घर में ये रहता था कैथरीन के साथ। लेकिन अब जब ये दोबारा से अकेला रह गया, कैथरीन की डेथ हो गई, तो उसने वो जो पहले वाला स्कूल हाउस के अंदर जो बैचलर्स क्वार्टर्स थे उनमें से एक क्वार्टर जिसमें ये पहले रहा करता था, ये वापस फिर उसी क्वार्टर में चला गया। और उसके बाद अपनी बकिया तमाम सर्विस जो है इसने उसी क्वार्टर के अंदर अकेले में गुजारी। और मिस्टर चिप्स को स्कूल के अंदर टीचिंग के साथ साथ एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी दी गई थी, और वो असाइनमेंट थी हाउस मास्टरशिप। यानी ये जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं इनके अंदर जो बच्चों की रेजिडेंसीज होती हैं, जो हाउसेज होते हैं, उन हाउसेज का जो इंचार्ज होता है, जैसे हॉस्टल का वार्डन होता है या सुपरिटेंडेंट होता है, बिल्कुल इसी तरह से इन हाउसेज का जो इंचार्ज होता है, जो मुंतजिम होता है, उसको हाउस मास्टर कहते हैं। और मिस्टर चिप्स को ये एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट स्कूल की इंतज़ामिया की तरफ से दी गई थी। तो ये मतलब फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जो भी अपनी क्लासेस वगैरह पढ़ा के बाकी जो टाइम होता था वो ये जो हाउस मास्टर के जो मामलात होते हैं, जो इंतज़ामी मामलात होते हैं, इनमें इसका बाकी जो टाइम था वो गुजर जाता था। तो अब चूँकि कैथरीन की डेथ हो गई, इसका अब किसी काम को करने को जी नहीं करता था। एक तरह से दिल इसका उचाट रहने लगा, उदास रहने लगा। तो इसने हेडमास्टर साहब से जाके रिक्वेस्ट की कि ये जो हाउस मास्टरशिप वाली जो ड्यूटी है ये अब मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, आप ये काम किसी और को दे दें, किसी और टीचर के ज़िम्मे लगा दें। तो हेडमास्टर साहब ने फिर इसको आगे से समझाया था कि तुम इस तरह करके हाउस मास्टरशिप ना छोड़ो, तुम इस तरह अपने आप को मसरूफ़ रखते हो, बिज़ी रहते हो, तो ये अच्छी बात है। तुम अगर हाउस मास्टरशिप छोड़ दोगे तो इस तरह क्लासेस पढ़ाने के बाद अपने क्वार्टर में, अपने कमरे में अकेले बैठ के अपनी बीवी के बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचते रहोगे, वो पुरानी जो यादें हैं उनमें खोए रहोगे, वो सदमा जो है, वो जो दुख है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ीद तुम्हारी हालत इस तरह से ख़राब हो जाएगी। तो इसका हल यही है कि तुम अपने आप को मसरूफ़ रखो। इस सदमे से निकलने का ये जो दुख है, इसके साथ इसको मैनेज करने का जो तरीक़ाकार है वो मसरूफ़ियत ही है। तो तुम अपने आप को इस तरह फ्री ना करो, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखने की कोशिश करो, तो इससे तुम्हें फ़ायदा होगा। तो इस तरह जब हेडमास्टर साहब ने उसको समझाया कि तुम हाउस मास्टरशिप ना छोड़ो, तो फिर उनके कहने पर मिस्टर चिप्स ने इस ड्यूटी को कंटिन्यू रखा, और इसको फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि इसके दिमाग में, इसके दिल में जो कैथरीन की मौत के बाद एक जो खला पैदा हो गया था, उस खला को पुर करने में इस चीज़ ने उसकी बड़ी मदद की। सारा दिन उसका मसरूफ़ गुजरता था, तो उसका फिर ज़्यादातर जो ध्यान है
वो इस तरह की चीज़ों की तरफ नहीं जाता था। तो वो जो दुख था उसको मैनेज करने में ये जो हाउस मास्टरशिप है इसने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया। और दूसरी चीज़ हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ते हैं कि ये जो बच्चे थे मिस्टर चिप्स के जो स्टूडेंट्स थे इन्होंने भी ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जब से कैथरीन की डेथ हुई है उसके बाद से मिस्टर चिप्स काफ़ी बदल चुके हैं। अब वो क्लास में आते हैं तो पहले से मजाक भी कम करने लगे हैं, उनके अंदर वो जो जोश और एंथुसियाज्म होता था वो भी काफ़ी कम हो गया है, थोड़ा खोए खोए से रहने लगे हैं, गैर हाजिर दिमाग कभी कभी हो जाते हैं, ऐसे बैठे बैठे ख्यालों में गुम हो जाते हैं। और उन्होंने नोट किया कि उनकी जो कनपटियाँ हैं इनके ऊपर बाल जो हैं वो भी सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। तो उसकी एक वजह तो ये थी कि इसकी एज भी काफ़ी हो चुकी थी, 50 साल काफ़ी एज है, बूढ़ा होना मिस्टर चिप्स शुरू हो गया था। और दूसरी वजह शायद यही थी कि जो कैथरीन की मौत का जो सदमा था, ये जो दुख था, इस दुख ने भी मिस्टर चिप्स को बड़ा शदीद एक झटका लगाया था। तो वो जो बच्चे थे उन्होंने भी अब अपने टीचर को एक तरह से ओल्ड कहना शुरू कर दिया था। और जेम्स हिल्टन हमें ये भी बताते हैं कि 50 साल की उम्र में अगरचे ज़्यादा एज है लेकिन मिस्टर चिप्स जो था वो अपनी उम्र के इस हिस्से में भी इतना एनर्जेटिक अभी भी था कि वो क्रिकेट खेलते हुए 50 बना सकता था, यानी 50 रन्स वो क्रिकेट के मैच में अभी भी स्कोर कर सकता था। इतना वो एक्टिव और एनर्जेटिक अभी भी था, फिट था, तंदुरुस्त था। और एक दफ़ा एक 5 खेलते हुए, ये किताबों के अंदर ना 5 लिखा हो, एनर्जेटिक 5। अब इसको दो तरह से इंटरप्रेट किया है किताबों वालों ने। कहीं पे लिखा है कि क्रिकेट के मैच में एक दफ़ा उसने 5 रन्स बनाए थे, ऐसे तेज़ तेज़ दौड़ते हुए विकेटों के दरमियान। और कहीं पे ये लिखा हुआ है कि 5 ये एक अलहदा से एक गेम भी होती है स्क्वैश की तरह की। स्क्वैश आप जानते हैं कि वो एक रैकेट के साथ ऐसे बॉल को दीवार पे मारना होता है। तो वो हमारे बड़े नाम आप जानते होंगे, जानशीर खान, जहांगीर खान, ये पाकिस्तान में स्क्वैश के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। तो ये स्क्वैश की तरह की ही एक गेम होती है, 5 उसको कहते हैं। वो बॉल को ऐसे हाथ से पकड़ के दीवार के साथ मारना होता है। तो एक दफ़ा 5 खेलते हुए, कई किताबों में ये लिखा हुआ है, उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि 5 खेलते हुए मिस्टर चिप्स ने एक दफ़ा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक जो प्ले है उसका मुजाहरा किया था। तो बाहर जो बच्चे देख रहे थे उन बच्चों में से एक बच्चे का नाम था नेलर, और उस बच्चे ने मिस्टर चिप्स के ऊपर हूटिंग की थी। उसने बाहर एक तरह से आवाज़ कसी थी और उसको कहा था कि नॉट हाफ बैड फॉर एन ओल्ड चैप लाइक हिम, यानी इस तरह के बूढ़े आदमी के लिए इतना खेलना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मिस्टर चिप्स को उस बच्चे की बात सुन गई थी, तो उसको वो अच्छे नहीं लगे थे उसके रिमार्क्स, क्योंकि उसने एक तरह से मिस्टर चिप्स को बूढ़ा कह दिया था। और मिस्टर चिप्स अपनी उम्र के उस हिस्से में बूढ़ा कहलवाना अभी नहीं चाहता था। तो वो बच्चे ने जो बात की थी ना, वो बात एक तरह से उसके ज़हन में बैठ गई। और 80 साल की उम्र के बाद जब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, तो कभी कभी बैठे बैठे उसको वो बच्चे की बात याद आ जाती और वो सोचता कि वो बच्चा अगर आज मुझे कहीं मिले, अब तो वो बच्चा खुद भी 50 साल का हो चुका होगा, तो मुझे मिले तो मैं उस बच्चे से पूछूं कि अब तुम बताओ बच्चू, 50 साल की उम्र में क्या कोई इंसान वाकई बूढ़ा होता है? 50 साल की उम्र में आपको अगर कोई शख्स बूढ़ा कहे तो आपको कैसा लगेगा? अब वो बच्चा चूँकि खुद 50 साल का हो चुका होगा, तो वो कहीं मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं। यानी वो बात उस बच्चे की उसने इस तरह से अपने ज़हन में बिठा ली थी और वो आज तक उसको याद थी। और उसके बाद हमें ये भी इस चैप्टर में बताया गया है कि जब मिस्टर चिप्स की उम्र 50 साल हो गई कैथरीन की डेथ के बाद, ये उम्र का एक ऐसा हिस्सा होता है कि इस हिस्से में कुछ मखसूस आदतों को अपनाने की बूढ़े लोगों को, इस उम्र के लोगों को एक तरह से इजाज़त दे दी जाती है। ये उनका एक तरह से राइट होता है कि वो कुछ मखसूस आदतें जो जवानों में या उम्र के पहले हिस्से में अच्छी नहीं लगती, वो उम्र के इस हिस्से में उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। जेंटल एक्सेंट्रिसिटीज़, ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जेम्स हिल्टन ने उन आदतों के लिए, यानी वो मखसूस आदतें होती हैं जो वो ख़ास तौर पे वो कहता है कि स्कूल मास्टर्स जो होते हैं या जो चर्च के पादरी होते हैं, वो जब अपनी उम्र के इस हिस्से में पहुंचते हैं तो उनके अंदर वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे मिस्टर चिप्स की एक आदत ये बन गई थी कि अब ये जो गाउन पहनता था
उस गाउन की वो कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं करता था। बिल्कुल पुराना खस्ता हाल, जगह जगह से फटा हुआ वो गाउन था और उसको वो पहना करता था। अब इस उम्र में इस तरह का गाउन पहनना, ये मतलब वो कहता है कि इस उम्र में उसको इजाज़त थी। ये ज़्यादा लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते। ये जो ड्रेसिंग के मामले में 50 साल की उम्र के बाद अगर कोई बूढ़े लोग वो थोड़ी कोताही भी करते हैं, कोई लापरवाही भी करते हैं, तो इतना उनको राइट है, ये मतलब उनको इतनी इजाज़त देनी चाहिए, इसके ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। तो वो जो गाउन मिस्टर चिप्स पहनता था, वो वाज़ बड़ा मज़ाहिया वो एक सीन बनता था कि उस गाउन को पहन के जब वो असेंबली के वक्त वो एक ऊंचे स्टूल के ऊपर, वो लकड़ी का एक बेंच सा होता था, उसके ऊपर खड़ा होके बच्चों की जब हाज़िरी लगाता, वो एक बोर्ड इसके पास होता था, उस बोर्ड के ऊपर वो एक बच्चों की वो शीट लगी होती थी जिसके ऊपर वो बच्चों के नाम होते थे। तो इस तरह करके इसने वो ऐनक जो है ना, अपना चश्मा इस तरह नाक के ऊपर रखा होता था और ऐसे वो उस शीट को देखता, बॉल पॉइंट के साथ वो नाम बच्चे आते ऐसे चश्मे के ऊपर से उन बच्चों की तरफ देखता, कभी इस नज़र से देखता, कभी इस नज़र से देखता। तो उसके बाद वो बच्चों के नाम जो है उनको टिक करता जाता, बच्चे गुजरते जाते। और वो जो गाउन उसने पहना होता था, वो गाउन उड़ उड़ के उसका कभी तेज़ हवा चलती, वो एक पल्लू इधर को उड़ के जा रहा है, एक उधर को उड़ के जा रहा है, वो बड़ा मतलब उसके चिथड़े से वो उड़ उड़ के जब इधर को लहराते और वो इस अंदाज में वो खड़ा होता, हाज़िरी लगा रहा होता, बच्चे पास से गुजरे होते, तो बड़ा मज़ाहिया सीन बनता था और बच्चे इस चीज़ को बड़ा एंजॉय किया करते थे। तो बहरहाल ये उम्र का ऐसा हिस्सा था कि इसको कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था, लाइटली लोग लेते थे। इस उम्र के इस हिस्से में जेम्स हिल्टन कहती हैं कि ऐसे लोगों को इतनी आज़ादी होती है, इतना उनका राइट उनको मिलता है कि वो अपनी इस तरह की आदतें जो हैं वो अडॉप्ट कर सकती हैं। तो ये हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलता है। और उसके बाद एक ये भी है कि वो जो बच्चों के नाम मिस्टर चिप्स पुकारता था, रोज़ाना की बुनियाद पे वो नाम दोहरा दोहरा के वो इसके दिमाग के अंदर कहीं फिक्स ही हो गए थे, वो एक तरह से इसको याद ही हो गए थे। इवन उम्र के आखिरी हिस्से में भी विदाउट एनी एफर्ट ऑफ मेमोरी, यानी बगैर याद किए ऐसे बैठे बैठे वो नाम इसके जहन में वो गूंजना शुरू हो जाते, वो नाम इसके दिमाग में एक तरह से वो रिकॉल हो जाते। और वो मतलब उनमें आप स्क्रीन के ऊपर उनमें से कुछ नाम देख भी रहे हैं, तो उन नामों के साथ मिस्टर चिप्स की मतलब बहुत सी यादें भी जुड़ी हुई थी। तो वो सोचता कि ये तमाम धागे थे जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, इन्हीं धागों के अंदर उसने अपनी यादों के जो मोती हैं उनको पिरोया हुआ था। ये बच्चे, फिर इन बच्चों के साथ जुड़े हुए वाक़यात और जो स्कूल में इसने जो वक्त गुजारा था उस वक्त के साथ जुड़ी हुई यादें बहुत सारी अभी भी इसके जहन में मौजूद थी, लेकिन उनमें से बहुत सारी इरेज हो चुकी थी। वो सोचता है कि ये बच्चे कहाँ चले गए, इनमें से कोई कहीं चला गया होगा, कोई कहीं चला गया होगा, कुछ जिंदा होंगे, कुछ इस दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे। वो सोचता है कि ये दुनिया कितनी बेतरतीब है, रैंडमनेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंसान समझता है, सोचता है कि ये वक्त ऐसे ही चलता रहेगा, ये लम्हात जो हैं ये ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उनके गुजरने का पता ही नहीं चलता। ये जो वक्त का मुंह जोर घोड़ा है, ये इंसान को इतनी तेज़ रफ्तार के साथ भगा के, उड़ा के कहीं से कहीं ले जाता है और वो जो सैकड़ों हज़ारों यादों का एक हजूम होता है वो कहीं पीछे रह जाता है। और उम्र के इस हिस्से में इंसान के पास सोचने के लिए सिवाय उन यादों के और कुछ नहीं होता। तो इस तरह करके मिस्टर चिप्स अपनी उम्र के इस हिस्से में बैठ के कभी कभी उस वक्त को याद करता तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल सा हो जाया करता था। तो कैथरीन की मौत ने मिस्टर चिप्स के ऊपर क्या असरात मुरतब किए, ये हम इस चैप्टर के शुरू में थोड़ा सा पढ़ते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है मिस्टर चिप्स व्यूज़ अबाउट द बोअर्स। अब आप ये भी समझ लें कि कैथरीन ने जब मिस्टर चिप्स के साथ उसकी शादी हुई थी तो कैथरीन के जो ख्यालात थे, जो नज़रियात थे, आपको बताया था कि वो मिस्टर चिप्स से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे और उसने मिस्टर चिप्स को बहुत ज़्यादा मुतासर भी किया था। मिस्टर चिप्स ने बहुत सारी चीज़ें कैथरीन से सीखी थी और उसके असरात, उसके नज़रियात और ख़यालात के जो असरात थे वो मिस्टर चिप्स की शख्सियत के ऊपर अभी तक मौजूद थे। और वो अपने सामने इस बदलती हुई दुनिया को देखता तो अक्सर वो कैथरीन की नज़रों से देखता। वो सोचता कि अगर कैथरीन आज ज़िंदा होती
तो उसका क्या नुक्ता नज़र होता, उसके क्या ख्यालात होते। वो सोचता कि वो जो वक्त था, वो जो पुराना ज़माना था, वो पुराना ज़माना अब गुज़र चुका है, अब उसकी जगह पे एक नया ज़माना, नई रवायात, नई सोच, नई इक़दार जो हैं वो उसकी जगह ले रही हैं। तो उसको ऐसे लगता है जैसे वो एक बड़े पहाड़ के सामने खड़ा होके उस पहाड़ के पीछे एक और पहाड़ है उसको देख रहा है। यानी वो जो पीछे पहाड़ है वो इसके पुराने ज़माने का, इसके दौर का वो पहाड़ है, इसके दौर की वो यादें हैं जो अब ओझल हो चुकी हैं। अब उसके सामने एक नए ज़माने का पहाड़ आ चुका है, एक नया दौर आ चुका है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब बदलना शुरू हो चुकी हैं। तो वो ऐसे उसको लगता है कि जैसे वो एक पहाड़ के सामने खड़े होके पीछे एक दूसरे पहाड़ को देख रहे हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी नज़रों से ओझल होता जा रहा था। यानी मिस्टर चिप्स का जो ज़माना था, इसकी ज़िंदगी जो थी, उसकी ज़िंदगी का जो अहम तरीन हिस्सा था वो अब उसकी नज़रों से ओझल हो रहा था। तो वो सोचता, कैथरीन ने इसके ख्यालात को बहुत ज़्यादा कह लें कि 100% तो वो उसको चेंज करने में कामयाब नहीं हो सकी थी। लेकिन बहरहाल कैथरीन के साथ इसने जो 2 साल गुजारे, उन 2 सालों का एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ था कि मिस्टर चिप्स की शख्सियत के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठहराव आ चुका था, कामनेस और पॉइस जो होता है वो आ चुका था, और उसके इनवर्ड जो इमोशंस हैं, उसके जज्बात जो हैं उसके साथ इस चीज़ की बड़ी मुताबिकत थी। वो फितरी तौर पे एक ऐसी ही शख्सियत का मालिक था। और जेम्स हिल्टन हमें बताते हैं कि उस ज़माने में अफ्रीका के अंदर एक आज़ादी की तहरीक चल रही थी। यहाँ पे आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें कि जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ऊपर बरतानिया के अंग्रेज़ों ने एक तवील अरसे तक हुकूमत की, यानी ये इलाका उनकी एक कॉलोनी रहा है, बिल्कुल इसी तरह से इन्हीं अंग्रेज़ों ने दुनिया के और भी कई इलाकों के ऊपर अपनी कॉलोनियाँ कायम करके वहाँ पे ये हुकूमत करते रहे हैं। ये जो सल्तनत बरतानिया थी ये दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में फैली हुई थी, 4-5 बर्र-ए-आज़मों में फैली हुई थी। इवन जो अफ्रीका था, बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के बहुत से जो इलाके थे वो भी इन्हीं अंग्रेज़ों के ज़ेरे तसल्लुत थे। लेकिन ये जो 20वीं सदी का शुरू का जो पीरियड था, इस पीरियड के दौरान ये हुआ था कि सल्तनत बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत जितने भी इलाके थे उनमें से तकरीबन तमाम इलाकों के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें हैं, जो मज़ाहमत की तहरीकें हैं, वो चलना शुरू हो चुकी थी। यानी तमाम इलाके जो थे वो एक तरह से इनसे आज़ादी मांगने लगे। तो हमने भी, आप जानते हैं कि बर्र-ए-सग़ीर के लोगों ने भी इसी तरह एक आज़ादी की तहरीक चलाई थी, जिसके नतीजे में ये बरतानिया के अंग्रेज़ों को यहाँ से वापस जाना पड़ा था। बिल्कुल इसी तरह से अफ्रीका के अंदर कुछ कबाइल आबाद थे जिन्हें बोअर्स कबाइल कहा जाता था। ये जो लोग थे इन्होंने भी बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक का आगाज़ कर दिया हुआ था। और ये वहाँ मौजूद जो बरतानवी फ़ौज थी, जो काबिज़ थी वहाँ उनके इलाकों पर, उसके ऊपर हमले किया करते थे। और वो जो फ़ौज थी वो फिर इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया करती थी। इनकी आपस में जंगें भी होती रही, झड़पें इनकी होती रही, मतलब काफ़ी खूनखार किस्म की ये जो तहरीक थी ये चल रही थी। और बोअर्स को कुचलने के लिए, उनकी बगावत को कुचलने के लिए बरतानिया की तरफ से हर तरह की जो रियासती मशीनरी होती है उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। तो बरतानिया के अंदर जो लोग थे, जो पब्लिक थी, वो भी जो बोअर्स थे उनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुकी थी, क्योंकि वो उनकी फ़ौज पे हमले कर रहे थे। तो बरतानिया के जो लोग थे वो बोअर्स को अपना दुश्मन समझते थे, वो उनको गद्दार और बागी और दहशतगर्द करार देते थे। हालांकि वो तो अपनी ज़मीनों पर लड़ रहे थे, उन्होंने इनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा नहीं किया था, इन्होंने उनकी ज़मीनों पे जाके कब्ज़ा किया हुआ था। तो वो अब उस कब्ज़े को छुड़वाने के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ये ऐसे ही होता है, आप भी जानते हैं कि हर जो हाकिम कौम होती है, जब महकूम कौम में से कोई उठ के उस हाकिम के ख़िलाफ़ ऐलाने बगावत कर देता है, उससे आज़ादी की डिमांड करना शुरू कर देता है, तो वो जो हाकिम होता है, वो जो मतलब रूलर्स होते हैं, वो फिर उनको तरह तरह के टैग्स देते हैं, तरह तरह के उनको टाइटल्स लगा देते हैं। उनको कहीं पे दहशतगर्द कह दिया जाता है, कहीं पे उनको ट्रेटर्स कह दिया जाता है, गद्दार कह दिया जाता है, बागी कह दिया जाता है, रेवोल्यूशनरी कह दिया जाता है। तो इस तरह करके वो अपनी पब्लिक के अंदर उन लोगों के ख़िलाफ़ एक तरह के नफ़रत के जो सेंटीमेंट्स हैं
उनको उजागर किया जाता है इस तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके। हालांकि ऐसे अब देखें वो जो अफ्रीका के लोग थे वो जो अपने उनके जो लोग लड़ रहे थे बरतानवी फ़ौजों के ख़िलाफ़, वो उनको हीरोज़ कहते थे, वो उनको फ्रीडम फाइटर्स कहते थे, वो उनके लिए एक तरह से मुजाहिद थे, यानी वो उनको एक अच्छा टैग देते थे, अच्छी नज़र से देखते थे। लेकिन ये जो बरतानिया के लोग थे ये उनके बारे में नेगेटिव रिमार्क्स रखते थे। ये दुनिया की पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है कि एक कौम का जो हीरो होता है वो दूसरी कौम के लिए विलेन होता है। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी आपने देखा जो हमारी तहरीक आज़ादी के जो बड़े बड़े नाम थे वो हमारे हीरोज़ हैं। हम आज भी उनका बड़ा एहतराम के साथ नाम लेते हैं और उनके जो कारनामे हैं हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वो हमारा एक एसेट है हमारी हिस्ट्री का, हमारे माजी का, तो हमें उनके ऊपर बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। लेकिन वही जो हमारे हीरोज़ हैं उनके बारे में जो उस दौर के ब्रिटिश थे, जो रूलर्स थे, जो हुकूमत थी उस दौर की, वो उनके ऊपर गद्दारी के, बगावत के, दहशतगर्दी के, नुक्से अमन के वो मुकदमे कायम किया करती थी, इनके ऊपर पर्चे किया करती थी, इनको जेलों में डाला जाता। तो उनके लिए ये विलन थे लेकिन हमारे लिए ये हीरोज़ हैं। तो ऐसे ही होता है। तो ये जो मिस्टर चिप्स था ये भी अक्सर नोट करता है इन चीज़ों को कि जो बरतानिया के लोग हैं ये जो बोअर्स हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। इनके बारे में एक पब्लिक के अंदर एक जिंगो पाया जाता है, यानी एक बड़े जंग के आप कह लें कि जज्बात पाए जाते हैं। लोग ये चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द कुचला जाए। हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ ऑपरेशन करे। इनकी जुर्रत कैसी हुई कि ये आज़ादी मांग रही हैं, ये बगावत कर रही हैं, तो इनकी बगावत को कुचलने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब मिस्टर चिप्स बड़ा इस चीज़ को नोट करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो जो बोअर्स थे इनकी हमायत भी करते थे, लेकिन वो बहुत थोड़े लोग थे। ज़्यादा जो अक्सरियत थी वो बोअर्स के ख़िलाफ़ ही थी, वो उनको अपना दुश्मन समझती थी। मिस्टर चिप्स जो था ये इस मामले में थोड़ा न्यूट्रल रहा करता था, कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं किया करता था, क्योंकि ये सोचता था कि यार ये जो बोअर्स हैं ये हमसे आज़ादी मांग रही हैं क्योंकि हमने इनके इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे इलाकों के ऊपर किसी दौर में रोमन्स ने कब्ज़ा किया था, तो उन रोमन से कब्ज़ा छुड़वाने के लिए हमारी हिस्ट्री बुक्स के अंदर हमारे कुछ हीरोज़ के कारनामे जो नाम हमें मिलते हैं, उनमें से एक कैरेक्टर इस चैप्टर के अंदर भी उसका नाम आया है। उसने रोमन्स के ख़िलाफ़ ये जो बरतानिया है इनका जो इलाका है उसको आज़ाद करवाने के लिए रोमन्स के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की थी। इसी तरह से एक हीर वार्ड द वेक के नाम से एक इनके हीरो मशहूर हैं, उनका भी इस चैप्टर में जिक्र है। मिस्टर चिप्स सोचता कि उन्होंने नॉर्मन्स के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग लड़ी थी, वो हमारे हीरो हैं। तो जिस तरह हमारे जो हीरोज़ हैं इन्होंने गैर मुल्की तसल्लुत के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी, जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी और रोमन्स को और नॉर्मन्स को हमारे इलाकों से यहाँ से इन्होंने भगाया, उनसे आज़ादी हासिल की। बिल्कुल इसी तरह से वो जो बोअर्स हैं वो भी तो आज़ादी की जंगें लड़ रहे हैं, वो भी तो अपने इलाकों के ऊपर जो गैर मुल्की हैं उनके तसल्लुत के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं। अच्छा, ये जो हमारे वाले हैं जो आज़ादी के लिए लड़े थे ये हमारे हीरोज़ हैं। अच्छा, वो जो अफ्रीकी हैं जो बोअर्स हैं वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो वो विलेन हैं, वो गद्दार हैं, वो मतलब दहशतगर्द हैं। ये क्या बात हुई? क्या इसलिए वो दहशतगर्द हैं कि वो हमसे आज़ादी मांग रहे हैं? तो हमने भी तो किसी दूसरे से आज़ादी मांगी थी, हमने भी तो रोमन्स और नॉर्मन्स के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की थी। तो अगर वो हमारी आज़ादी की तहरीक ठीक थी तो अब ये जो बोअर्स हैं इनकी ये जो तहरीक है ये भी ठीक है। अगर वो हमारे हीरोज़ हैं तो ये उनके हीरोज़ हैं, क्योंकि जो काम हमारे हीरोज़ ने किया था वही काम ये बोअर्स कर रहे हैं। तो ये एक सिमिलैरिटी है, यानी इस सिमिलैरिटी की वजह से फिर ये तो कोई बात ना हुई कि इनको हम हीरो समझे जो हमारे हैं और वो जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए वही काम कर रहे हैं जो हमारे हीरोज़ ने किया था, उनको हम विलेन समझें, उनको हम बुरा समझें। तो ये मिस्टर चिप्स की एक इस तरह की मतलब आप समझ लीजिए इंसानियत वाली सोच थी। ये एक गैर जानिबदार इसकी ओपिनियन थी। ये थोड़ा आम इंसानों के, आम पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो उनसे थोड़ा ऊपर जाके सोचता था। एक दफ़ा उसने अपनी 5वीं क्लास के अंदर इस तरह करके ये तज़किरा भी किया था
इसी पॉइंट ऑफ व्यू को वहाँ क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो बच्चे बड़ा मतलब शॉक्ड हो गए थे इसकी बातें सुन के, क्योंकि पूरी पब्लिक जो है, पूरा जो इंग्लैंड है वो तो बोर्स को अपना दुश्मन समझता है, और ये मिस्टर चिप्स कह रहा है कि वो बिल्कुल वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे हमारे जो हीरोज़ थे उन्होंने की थी। तो बच्चे बड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मिस्टर चिप्स का एक मजाक समझ के इग्नोर कर दिया कि उसने मजाक ही किया होगा, वो कौन सा सीरियस में ये बात करा। हालांकि मिस्टर चिप्स सीरियस में ऐसी ही राय रखता था बोर्स के बारे में। तो ये भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे कि मिस्टर चिप्स मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज। ये इंग्लैंड के अंदर एक वजीर आज़म गुजरे हैं 1916 से लेके 1922 तक, और इनकी शोहरत की वजह यह है कि इन्होंने अपने दौर में एक बड़ा ही फेमस एक बजट पेश किया था, और उस बजट के बारे में इन्होंने बड़े दावे किए थे, बड़ा उसको एडवर्टाइज किया था कि ये जो बजट है ये इंग्लैंड के अंदर से जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत है, उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देगा, बिल्कुल उसको ख़त्म कर देगा। और इस बजट के अंदर इन्होंने कुछ बड़े इनकलाबी किस्म के, रेवोल्यूशनरी किस्म के कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनिशिएट किए थे। जैसे कि जो ओल्ड एज बेनिफिट्स होते हैं, बूढ़े लोगों की जो पेंशन या बाकी जो अलाउंसेस वगैरह होती हैं वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। उस बजट के अंदर इन्होंने जो बेरोज़गार लोग होते हैं उनके लिए इंश्योरेंस मुतारफ़ कराई थी। सेहत के मामले में इन्होंने बड़ा काम किया था, और हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से भी एक इन्होंने प्रोजेक्ट उस बजट के अंदर लॉन्च किया था। तो ये इनके बड़े कारनामे थे। लोग बड़े एक्साइटेड थे इस बजट के आने से पहले कि इसके आने के बाद, मतलब क्योंकि एडवर्टाइज इतना किया गया था कि पता नहीं किस किस्म की कोई इनकलाब ही आ जाएगा इंग्लैंड के अंदर। लेकिन बहरहाल वैसा हुआ तो नहीं, कुछ चीज़ें बेहतर हो गई, लेकिन कुछ जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उस बजट से वो पूरी नहीं भी हो सकी। तो मिस्टर चिप्स जो था वो भी उस बजट के बारे में, जैसे आम पब्लिक सोच रही थी कि ये बस ऐसे बातें हैं, ये दावे हैं सारे, इनसे होना कुछ नहीं है, मिस्टर चिप्स उस बजट के बारे में थोड़े ऑर्थोडॉक्स किस्म के, थोड़े रवायती किस्म के ख्यालात ही रखता था। और ये जो लॉयड जॉर्ज थे, ये ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर एक दफ़ा स्पीच डे के मौके पे इन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुलाया गया था। और ये जब स्कूल में आए तो इनकी जब मिस्टर चिप्स के साथ मुलाकात हुई, बाकी जो टीचर्स थे वो भी वहाँ मौजूद थे, तो मिस्टर चिप्स ने उनके साथ बड़ी ही बेतकल्लुफ़ी के साथ गुफ्तगू करना शुरू की। और मिस्टर चिप्स वैसे भी अपनी उम्र के इस हिस्से में था कि वो हर किसी के साथ फ्री हो सकता था, मजाक कर सकता था, कोई उसको बुरा नहीं मनाता था। तो वो जो लॉयड जॉर्ज जब आए तो उनको मिस्टर चिप्स कहने लगा कि मिस्टर लॉयड जॉर्ज, मुझे लगता है कि तुम पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हो, लेकिन जब तुम पहले पढ़ा करते थे स्टूडेंट लाइफ में तो तुमने मुझे कुछ ज़्यादा मुतासर नहीं किया, लेकिन अब तुम मुझे काफ़ी बेहतर लग रहे हो। तो इस तरह करके जब प्राइम मिनिस्टर के साथ मिस्टर चिप्स ने यूँ बात की तो वो जो हेड मास्टर थे, बाकी जो टीचर्स थे, वो हक्के बक्के रह गए कि ये मिस्टर चिप्स ये तो एक तरह से बदतमीज़ी कर रहा है। लेकिन वो मिस्टर चिप्स की उम्र के लोगों के लिए, वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उनके लिए तो ये खैर कोई बदतमीज़ी नहीं थी, वो बड़ा बेतकल्लुफ़ होके उन्होंने मतलब वहाँ पे कुछ वक्त गुजारा। और वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो मिस्टर चिप्स के बारे में काफ़ी बातें वहाँ पे करते रहे। तो जब वो वहाँ से चले गए तो फिर बाद में लोगों ने इसके ऊपर कुछ इस तरह कमेंट्स किए थे कि जस्ट लाइक चिप्स ही गेट्स अवे विद इट, आई सपोज एट दिस एज एनीथिंग यू से टू एनीबॉडी इज़ ऑल राइट। यानी मिस्टर चिप्स अब उम्र के इस हिस्से में है कि इस उम्र में जो भी बात आप जिसको भी कहेंगे वो बस ठीक ही होती है, उसका कोई बुरा नहीं मनाता। तो इस तरह करके ये एक बड़ा यादगार दिन था मिस्टर चिप्स की लाइफ का, और उसके बारे में भी उसको कुछ चीज़ें उसके माइंड में, उसके ब्रेन में आज भी मौजूद थी। तो ये चैप्टर नंबर 9 जो है यहाँ पर ये ख़त्म होता है, और इसके अंदर यही 3 टॉपिक्स हैं, 3 हेडिंग्स के अंदर हम जो कहानी है उसको डिस्कस कर चुकी हैं। और इस चैप्टर में से जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं, अब आप एक नज़र उनको भी देख लें। तो इस चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने तैयार करने हैं वो ये कुल मिला के 7 हैं। और इनमें से ये जो पहला क्वेश्चन है ये आप देखें कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन मिस्टर चिप्स, यानी इसकी मौत का मिस्टर चिप्स के ऊपर क्या असर हुआ था। और ये वाला ऐसा क्वेश्चन है कि इसको कुछ और स्टेटमेंट्स के ज़रिए भी पूछा जा सकता है कि हाउ वाज चिप्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन, इसकी मौत के बाद उसकी जहनी और जिस्मानी हालत कैसी थी, या व्हाट चेंजेस डिड कैथरीन्स डेथ ब्रिंग इन मिस्टर चिप्स, यानी इसकी जो मौत थी उसने मिस्टर चिप्स के ऊपर क्या क्या असरात मुरतब किए, इसकी शख्सियत के अंदर क्या तब्दीलियां आईं।
इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो आप इसके आंसर में फिर जैसे कि हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा है कि मिस्टर चिप्स बहुत ज़्यादा तब्दील हुआ था, बहुत ज़्यादा इसकी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस आई थी जब कैथरीन और उसके बेटे की डेथ हुई थी। यानी मिस्टर चिप्स वाज बैडली शेकन, ही वाज टोटली डिफरेंट एंड एवरीबॉडी इवन द बॉयज़ ऑफ हिज क्लास नोटिस्ड इट। उन्होंने मतलब इस चीज़ को नोट किया कि उनके जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा अब पहले से बदल चुकी हैं और इज हेयर टर्न्ड ग्रे, मतलब बूढ़ा होना वो शुरू हो गया। तो बच्चों ने तो बाकायदा उसको बूढ़ा कहना शुरू कर दिया था, इतनी ज़्यादा इसकी शख्सियत के अंदर चेंजेस आई थी। तो जेम्स हिल्टन हमें ये भी बताते हैं कि जस्ट एज मैरिज हैड एडेड समथिंग सो डिड बेरीफमेंट, यानी जैसे कि जब इसकी शादी हुई थी कैथरीन के साथ तब इसके अंदर जो चेंजेस आई थी बिल्कुल उसी तरह से अब जब कैथरीन से जुदा हो गई, उसकी मौत हो गई, तो उसके बाद भी इसकी शख्सियत के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां देखने में आई। तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। और दूसरा देखिए कि हाउ डिड द हाउस मास्टरशिप प्रूव यूजफुल फॉर चिप्स आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, यानी आप जानते हैं कि इसने पहले तो प्लान बना लिया था कि हाउस मास्टरशिप को वो छोड़ देगा क्योंकि उसका अब ज़्यादा काम में दिल नहीं लगता था। लेकिन जब हेडमास्टर साहब ने उसको एडवाइस किया कि तुम इस काम को कंटिन्यू रखो, ज़्यादा फ्री रहोगे, ज़्यादा सोचते रहोगे तो इससे तुम्हारी तबीयत मज़ीद ख़राब होगी, तो अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए इस काम को जारी रखो। तो फिर इसने हेडमास्टर साहब के कहने पर हाउस मास्टरशिप को कंटिन्यू रखा था और उसका फिर आप जानते हैं इसको बड़ा फ़ायदा हुआ था और इसकी वजह से इसकी वो जो एम्प्टीनेस थी इसके माइंड में, इसके हार्ट में, वो जो खला पैदा हो गया था कैथरीन और उसके बेटे की मौत के बाद, वो जो खला था वो एक तरह से पूरा हो गया और इस तरह करके उसको वो जो दुख था उस सदमे को मैनेज करने में इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा उसकी मदद की। और फिर ये है कि वाई डिड द बॉयज़ बिगिन टू कॉल चिप्स ओल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, अब लड़कों ने इसको बूढ़ा क्यों कहना शुरू कर दिया था, तो उसकी वजह यही है कि मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर चिप्स वाइफ द बॉयज़ कॉल्ड हिम ओल्ड बिकॉज दे सडनली बिगिन टू नोटिस हिज ग्रे हेयर, अदरवाइज वॉज एक्टिव कीन एंड स्ट्रॉन्ग एज बिफोर, बड़ा एनर्जेटिक था अभी भी, लेकिन बच्चों ने नोट किया कि उसके जो बाल हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं और थोड़ा सा उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि अब उसके अंदर उस तरह का एंथुसियाज्म और एक्साइटमेंट नहीं है जिस तरह की पहले हुआ करती थी। तो इसलिए उन्होंने मिस्टर चिप्स को बूढ़ा कहना शुरू कर दिया। और उसके बाद है कि हु वाज नेलर एंड व्हाट डिड चिप्स स्टिल रिमेंबर अबाउट हिम, तो ये वही बच्चा है जिसने मिस्टर चिप्स ने जब वो फाइव्स खेल रहा था तो बड़ी एनर्जेटिक उसने वो गेम खेली थी, तो उस बच्चे ने फिर बाहर बैठा देख रहा था, उसने हूटिंग की थी, उस बच्चे के मतलब एक तरह से कमेंट किया था मिस्टर चिप्स के खेल के ऊपर कि नॉट हाफ बैड फॉर एन ओल्ड चैप लाइक हिम। तो ये जो उसका तबसरा था ये मिस्टर चिप्स को अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उसमें उसने उसको एक तरह से बूढ़ा कहा था, तो बूढ़ा कहलवाना मिस्टर चिप्स अपनी उम्र के उस हिस्से में नहीं चाहता था, उसको अच्छा नहीं लगा था। और आज जब मतलब इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई, 80+ हो गई, तो वो कभी कभी बैठ के उस बच्चे को याद किया करता था और सोचता था कि अगर वो बच्चा अब मतलब उसे किसी तरह दोबारा मिले तो वो उस बच्चे से पूछे, क्योंकि अब बच्चा खुद 50 साल का हो चुका होगा, तो उससे पूछे बेटा कि 50 साल की उम्र में जब तुम्हें कोई बूढ़ा कहता है तो तुम्हें कैसा लगता है। तो ये उसकी मतलब इस क्वेश्चन के आंसर में आप कुछ इस तरह की बात लिखेंगे। और हाउ डिड चिप्स टेक अटेंडेंस आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ एंड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट, तो वो जो इसका टैटर्ड जो गाउन होता था उस गाउन के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 50 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, इससे ज़्यादा की एज जिनकी होती है, उनको वो जेम्स हिल्टन कहते हैं कि कुछ जेंटल एक्सेंट्रिसिटीज़ की उनको एक तरह से इजाज़त होती है, उनका राइट होता है। तो मिस्टर चिप्स भी अपने लिबास के बारे में, ख़ास तौर पे गाउन के बारे में कोई ज़्यादा वो केयर नहीं करता था। वो एक ऐसा गाउन पहनता था कि इट वॉज ऑलमोस्ट टू टैटर्ड टू होल्ड टुगेदर, यानी इतना वो फटा पुराना चिथड़े उसके बिखरे हुए होते थे कि उसको संभालना मुश्किल होता था, लेकिन वो पहनता था। और उसके बाद जब उस गाउन को पहन के बच्चों की अटेंडेंस लेता बाहर खड़ा होकर असेंबली लॉन में, और वो फिर हवा चल रही होती तो वो उड़ उड़ के जब वो पल्लू उसके कभी इधर उधर को जाते, और उसके बाद वो जो शीट सामने रख के चश्मा अपने नाक के ऊपर टिका के चश्मे के ऊपर से बच्चों की तरफ देखता था, वो सारा जो सीन था, वो मंजर जो था, बड़ा एक ऐसे लगता था जैसे कि वो मजहबी रस्म अदा कर रहा है। तो इस तरह करके वो बड़ा एक मज़ाहिया सा सीन लगता था बच्चों को। तो इसमें आपने ये लिखना है। और छठा जो क्वेश्चन है ये भी दो तरह से पूछा जा सकता है कि हु आर द बोअर्स एंड व्हाट डिड चिप्स थिंक अबाउट देम। तो एक तो आपने इनका इंट्रोडक्शन करवाना है कि बोअर्स असल में
अफ्रीकन ये कुछ कबाइल थे और इन्होंने जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके ख़िलाफ़ एक तरह से बगावत की हुई थी। वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे और उन्होंने एक तहरीक चलाई हुई थी। और मिस्टर चिप्स समझता था कि जिस तरह ये लोग आज़ादी मांग रही हैं, इसी तरह जो हमारे बड़े थे, हमारी हिस्ट्री के जो हीरोज़ हैं, उन्होंने भी मतलब हीर वार्ड जो था और उसके बाद कैरेक्टर्स जो था, इन्होंने भी चूँकि रोमन्स और नॉर्मन्स के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंगें लड़ी हैं, तो जिस तरह का काम उन्होंने किया था उसी तरह का काम ये कर रही हैं। तो अगर वो ठीक थे, उन्हें हम फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, वो हमारे हीरो हैं, तो ये भी तो फिर अपनी अपनी कौम के हीरो ही हुए ना। तो इस तरह उसके उनके बारे में व्यूज़ थे और ये व्यूज़ ऐसे थे जो ज़्यादा पॉपुलर व्यूज़ नहीं थे। उस ज़माने में इंग्लैंड के अंदर ख़ास तौर पे जो लोग थे वो बोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिमार्क्स रखते, उनको बागी कहते थे, उनको टेररिस्ट कहते थे। तो लेकिन मिस्टर चिप्स जो था इस मामले में अपनी एक ज़ाती राय रखता था जो यकीनन ज़्यादातर लोगों से डिफरेंट थी। और ये मतलब व्हाट वर चिप्स व्यूज़ अबाउट द बोर्स ऐसे भी आ सकता है। और आखिरी क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जा सकता है वो है कि हु वाज लॉयड जॉर्ज, ये कौन थे, और डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स मीटिंग विद हिम। तो इनके साथ मिस्टर चिप्स की जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में थोड़ा बता दें। तो ये आपको पता चल चुका है कि ये प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। इन्होंने एक बड़ा फेमस एक बजट पेश किया था और ये ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर ये आए भी थे। तो मिस्टर चिप्स ने इनके साथ बड़ी बेतकल्लफ़ी के साथ बात की थी और वो जो सारे टीचर्स थे उन्होंने बड़ा मतलब बड़े हैरान हुए थे कि ये मिस्टर चिप्स तो किसी को माफ़ नहीं करता, ये सबके साथ ही ऐसे फ्री हो जाता है। तो उन्होंने मतलब लेकिन उनको पता था कि मिस्टर चिप्स अब एक ऐसी उम्र के ऐसे हिस्से में है और वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो जो भी कहता है वो ठीक ही होता है। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस बात का कुछ ज़्यादा बुरा नहीं मनाया था और उन्होंने काफ़ी मिस्टर चिप्स के बारे में बातचीत वहाँ पे की थी। तो ये सारी उनकी जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में इस आंसर में आपने लिखना होगा। बस ये 7 क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इन्हीं को आप लोग तैयार करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 9 भी हमारा मुकम्मल हो गया। अगली वीडियो में अब हम चैप्टर नंबर 10 जो है उसके ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।